ओके, मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूँ, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ छोड़ भी रहा हूँ, कुछ करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो करा दे रहा हूँ। दैट इज आपको इन टेक्स्ट में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन भी लिखा दे रहा हूँ। व्हाट इज रॉन्ग इफ मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स। श्रीलंका की पोजीशन देखो, तो अगर कोई क्या इसमें गलती क्या है, जो मेजॉरिटी है उसे ही रूल करना चाहिए। इन टेक्स्ट का है, व्हाट इज रॉन्ग इफ majority community rules. If Sinhala don't rule in Sri Lanka, then else who will rule? If अगर सिंघला नहीं रूल करेगा तो कौन रूल करेगा? क्या माइनॉरिटी डोंट रूल इन श्रीलंका, then who else will rule? Give your comment on it. इसके प्रॉस एंड कॉन्स को बताइए, इसमें गलत क्या है अगर सिंगुलर रूल करना चाहता है? माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचेगा। Now, okay, the political party which gets maximum number of seats has right to rule हमारे यहाँ भी जो मैक्सिमम पा जाता है वही रूल करता है। So, they are right to rule. However, ये तो बात सही है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन शुड नॉट बी मेड ऑन बेसिस ऑफ कम्युनिटी और लिंगुअल बेसिस। हमें खुद नहीं बना देना चाहिए। वो बात अलग है कि भारत में अगर हिंदुओं का जो वोट है वो बीजेपी को जाता है, लेकिन अभी तक तो 70 साल से उन्होंने कांग्रेस को भी दिया है ना। तो वोट पोलराइजेशन शुड नॉट टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर सब लोग कहें हिंदी वाले हिंदी को ही देंगे, हिंदी भाषी को ही देंगे, तो इस तरीके का पोलराइजेशन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। आवर वोट शुड गो टू दैट पार्टी विच आस्क्स और विच प्रोमिसेस फॉर डेवलपमेंट। वी शुड नॉट गिव ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो भी अग्रवाल है हम भी अग्रवाल दे दो। दैट इज इट इज सुसाइडल। सच काइंड ऑफ वोटिंग पैटर्न इज नॉट इन द बेनिफिट ऑफ कंट्री। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये बात तो सही है, पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स द मैक्सिमम नंबर। इफ सिंगला गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स देन इट हैज राइट टू रूल। इफ द सिंगला does not get the maximum number of seats, it is in minority, then wait for next 5 years, you will get at some time and you then rule. अगर सिर्फ ऐसे हम बोल रहे एक्ट ऑफ 1956 बना दिया कि अब तो कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, सब सिंगला ही आएगा, तो क्या वो डेमोक्रेसी हुई? तुमको ये एक्ट नहीं बनाना चाहिए। लेट दिस काइंड ऑफ डिसीजन शुड बी लेफ्ट ऑन पीपल कि वो किसे वोट देंगे। वोट का परसेंटेज 1.5% से जीतती है। तुमको क्या समझ में आता है? तुम ये सोच रहे हो कि 240 है और उसके 99 है कांग्रेस के, इसको मिले हैं 39%, इसको 37.2, बस उतने में इतना फर्क है। अब अगर देखा जाए मुस्लिम 15% है देश में, 75% हमेशा मेजॉरिटी के वोट कट जाते हैं, बहुत सारी पार्टियों को कट जाते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी है वो हमेशा फोकस होकर एक को देती हैं। वो जिसके पीछे पड़ जाए उसको कोई हरा नहीं सकता। अगर 1% भी माइनॉरिटी, लोग क्यों पैम्पर करते रहते हैं माइनॉरिटी को, लो तुम ये ले लो ये ले लो, क्योंकि वही जो 1% वोट है वही डिसाइडिंग फैक्टर है। उसी 1% से मेजॉरिटी बनती। तो आप देख लो कितने का फर्क आ रहा है परसेंटेज से।
तो क्या आप सोचते हो नहीं हिंदू है तो हमेशा बीजेपी जीतेगी? नहीं, अगर किसी पार्टी के पीछे माइनॉरिटी पड़ जाए हमें इसे देना है, हिंदू के वोट तो इक्वली 2-3 पार्टी में, ऐसा सिंगला का भी है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो क्या कहा जाएगा कि इफ सिंहला जो कम्युनिटी पॉलिटिशियन, जो सिंगला कम्युनिटी के जो पॉलिटिशियन है, आर नॉट गेटिंग वर्डिक्ट का मतलब समझते हो? जनादेश, वर्डिक्ट समझते हो? जैसे जनता ने अगर 240 सीट दे दी मोदी को तो इसका मतलब है जनता का आदेश है, मोदी तुम शासन करो, राहुल तुम बैठो, उसको वर्डिक्ट नहीं मिली। तो ये कहा जाता है रिस्पेक्ट करने के लिए कि जनता ने हमें आदेश दिया है, अब मैं जनता की सेवा करूंगा। इट इज वर्डिक्ट ऑफ पीपल। सो इफ ए पार्टी गेट्स द वर्डिक्ट देन इट हैज अथॉरिटी टू रूल। इफ इट हैज नॉट गॉट मेजॉरिटी, ठीक है, देन इट हैज टू वेट फॉर 5 years and sit opposition. Are not, politicians are not getting verdict, then it has, उसे कहाँ बैठना चाहिए? To sit in opposition and raise issues of people's interest. जैसे मान लीजिए राहुल गांधी हैं, बोले कि नीट के बच्चों के साथ धोखा हुआ है, तो अभिषेक कहेंगे कितना अच्छा बता रहे, देखो हमारी बहन के साथ धोखा हुआ है, उसका नीट का पेपर ऐसा वैसा हो गया, राहुल गांधी कितने अच्छे, इन्हीं को वोट दी, इनकी बहन ने नीट का पेपर दिया, तो देंगे कि नहीं? तो जो अपोजिशन बैठता है उसको क्या करना चाहिए? ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। सो रेज इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सो दैट it can gain majority in next elections. No such act or rule or amendment should be made in constitution. ठीक है? So no such, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक्ट और लॉ शुड बी मेड विच प्रिफर्स मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी इंश्योर्स इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। तो इसका सबसे पहला अधिकार है तुम्हारा फंडामेंटल राइट। तुम कहो कि हमको हमारे भाई के बराबर 2 साल मिले। राइट टू इक्वलिटी का क्या मतलब है? कि हर चीज उसके बराबर चाहती हो कि नहीं? पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल तो माँ बाप बच्चों में बेटे बेटी में समान वो करते, पहले ऐसा नहीं होता था। तो होता क्या था बताइए? विच प्रिफर, ऐसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज राइट टू इक्वलिटी इज द वेरी बेसिस ऑफ एनी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही भंग हो जाएगी, बिकॉज राइट टू इक्वलिटी इज स्पिरिट। देखो स्पिरिट लिखना चाहो, नहीं तो सोल भी लिख सकते हो। ये तो किसी लोकतंत्र की आत्मा होती है, समानता का अधिकार। यदि तुम उसी को संविधान से निकाल दोगे तो बचा क्या? समझ आई बात कि नहीं? इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए बात वही कही गई है, लेकिन मेजॉरिटी में आ जाओ तो रूल करो, नहीं तो बैठो। अमेंडमेंट नहीं करना है, एक बार आ गए तो अमेंडमेंट ही कर दिया। पुतिन आ गए तो बोले अब देखो अमेंडमेंट कर दिया, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम ही राजा हैं, प्रेसिडेंट ने अमेंडमेंट कर दिया, अगले 25 साल तक कोई छेड़े नहीं, कोई चुनाव नहीं। ये कोई डेमोक्रेसी है? खत्म होगी डेमोक्रेसी। पहले तो अपने पोजीशन पार्टी के लीडर को मरवा दिया, फिर अमेंडमेंट कर दिया। अब देखिए
नो पेज नंबर 10 निकालो जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिखाया गया है द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर, पेज 10 का है। बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर द 2000 ऑड चिल्ड्रन एट 7 चिल्ड्रन होम्स इन मुंबई। तो मुंबई में कहीं चिल्ड्रन होम है, उसमें 2000 बच्चों की कंडीशन ठीक नहीं थी, मिला ना क्वेश्चन। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी कंडीशन ठीक करो। हाई कोर्ट ने किसको कहा? गवर्नमेंट को, कि देखो वहाँ पर अनाथालय में बच्चे ठीक से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो अब इसमें दिस एग्जाम्पल रिप्रेजेंट दैट द पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज पावर शेयरिंग बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इससे क्या पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पावर शेयरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को क्या बोला है कि अगर 0.001% भी कहीं धांधली हुई है नीट की परीक्षा में तो ये बहुत सीवियर है और हम आपकी परीक्षा रद्द करा देंगे एंड वी रीशेड्यूल द एग्जामिनेशन अगेन बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर देयर कैरियर, सो देयर शुड बी नो डूबियस मेथड्स यूज्ड, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये बोला है कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है बताओ? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के तीनों को क्या अधिकार दिए गए हैं? गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है, गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। ममता सरकार को, बंगाल की सरकार को ऑर्डर नहीं देती कई बार कि ऐसे करो वैसे करो, हाई कोर्ट दे देती है कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है? अगर यहाँ पर ऑर्डर दे रही गवर्नमेंट को, देखो उन बच्चों का क्या हो रहा है, तो इससे क्या पता चलता है? दिल्ली सरकार के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही, हिमाचल को दे रही, इनको दे रही, पानी दो। तो इससे क्या पता चलता है कि दैट इज चेक्स एंड बैलेंस, देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव के पास ये सारी पावर नहीं है। इससे क्या पता चला? सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द जुडिशरी इज आल्सो हैविंग पावर इन इट्स ओन, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी उसके अपने फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उसको। आगे देखिए नाउ, अगला देखो, इसी नहीं, द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टारियो स्टेट ऑफ कनाडा हैज एग्रीड to a land claim settlement with the Aboriginal community. The minister responsible for native affairs announced that the government will work with Aboriginal people in the spirit of mutual respect and cooperation. Aboriginal का मतलब आदिवासी लोग। तो गवर्नमेंट ने उनको क्या जमीन दे दी? एक गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टारियो स्टेट कनाडा में है, उसने क्या किया कि अब ओरिजिनल कम्युनिटी को बोल दिया कि ठीक है, तुमको एक ज़मीन दी जाएगी, तुम्हारे कल्चर की सुरक्षा की जाएगी और हम ये देखेंगे कि तुम्हारे कल्चर को, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, शिमला में, मनाली में या कोई मणिपुर में, तो वहाँ पर आपको मालूम है जो मणिपुर जैसे स्टेट्स हैं उनको 371 आर्टिकल के तहत स्पेशल स्टेटस मिला है। तुम्हारे पास लाखों रुपए हो, तुम मणिपुर और नागालैंड में ज़मीन नहीं खरीद सकते। वैसे तो नागालैंड के लोग इंसान को ही चबा के खा जाते हैं, लेकिन वो आदिवासी होते हैं, लेकिन उनको इसके लिए कोई वो नहीं, क्योंकि वो उनका शुरू से कल्चर ही रहा है। तो धीरे धीरे उनको बनाया जाएगा ना अपनी तरफ। उनको एक स्पेशल स्टेटस है कि बाहर से कोई नहीं आएगा, तुम जैसे कल्चर को फॉलो कर रहे हो। अगर हम लोग वहाँ जाके, नहीं तो टाटा बिरला कितनी ज़मीन खरीद लें। तो इसलिए अब ओरिजिनल कम्युनिटी को इंश्योर करा गवर्नमेंट ने, कनाडा की गवर्नमेंट ने, कि तुम्हारी ज़मीन तुमको मिलेगी, तुम अपने कल्चर की सुरक्षा करो और बाहर से कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगा। कोई तुम्हारे यहाँ आके ज़मीन नहीं खरीदेगा, चारों तरफ बड़े बड़े शहरी लोग आ गए तो तुम्हारा तो सब चला जाएगा। ऐसा तुमने क्या 9th की बुक में नहीं पढ़ा कि जो जनजातियाँ थी धीरे 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 वो कैसे हो गई बताइए? उनके जंगल ले लिए अंग्रेजों ने, सब जंगल ले लिए थे कि नहीं 9th की बुक में? फिर जंगल ले लिए तो वो क्या बन गई? आज जो ये मजदूरी करते हैं ना, घर बनवाते हैं, ईंट उठाते हैं, वो सब जनजातियाँ ही हैं। अगर उनके जंगल ना, क्या वो उनको जीने का, सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था? तो अगर किसी की ज़मीन को और उसका जो व्यवसाय है उसको सुरक्षित रख दिया जाता है तो वो क्यों किसी की चाकरी करेगा? आज वो दिहाड़ी के मजदूर बन गए हैं। सो इट वॉज ऑल एक्शंस टेकन बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल विच वाज अगेंस्ट दैट इज राइट। समझ में आ गई बात की नहीं? तो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है? अगर कनाडा सरकार की जो ये गवर्नमेंट ने किया, इससे पता चलता है इट इज एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इससे पता चलता है ट्राइबल पीपल, तो ट्राइबल पीपल इज ए सोशल ग्रुप।
if government does something for the tribal people, if government empowers them, then in turn they will power the government. हम किसी को शक्तियां दें तो वो भी हमको वोट देंगे और वो हमको एम्पावर करेंगे. तो इट इज गिव एंड टेक पॉलिसी. हमारे वोट से गवर्नमेंट चलती है और गवर्नमेंट इन टर्न हमको पावर करे. यही तो होता है कि नहीं डेमोक्रेसी में. वन हैंड नहीं है, ऐसा होना चाहिए. अब जरा देखो कि टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में आ जाएगी. एक्सरसाइजेस के पहले क्वेश्चन में देखो, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस. ऐसी 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में तनिष्क बताओ जरा. जितने बता सकते हो अच्छा उतना बताओ. कल बताया, कल आप थे कि नहीं? बोलो कौन कौन से थे, कुछ तो बताओ. त्रिशु आप बताओ. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कल 4 बताई थी. सर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप्स. सर फोर्थ और एक और बोलो. पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स और पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स. पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. हाँ, प्रेशर ग्रुप्स. दबाव समूह होते हैं ना, जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गए, स्टूडेंट्स यूनियन हो गए. नहीं, चलो ना. और इनके एग्जांपल्स भी कल दिखा दिए गए, दिखाए नहीं सभी के. चलो, स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. ये कल थोड़ा सा बताया था, और थोड़ा बताया. पावर शेयरिंग के 2 रीजन बताए थे कल आपको. क्या क्या बताए थे? एक प्रूडेंशियल रीजन की, प्रूडेंशियल का मतलब सबको गौरव हो, हर एक को अगर पावर दे दोगे. जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी रूल था तो उन्होंने कम्युनिटी को, फ्रेंच पीपल को सबको इलेक्ट करवाया. तो ये प्रूडेंशियल रीजन है. नाउ दे आर स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. सो इसका आंसर लिखो. दैट इज, और एग्जांपल के साथ लिखो, पावर शेयरिंग दैट इज प्रूडेंशियल रीजन. प्रूडेंशियल का मतलब होता है आत्मसम्मान या गौरव. नाउ इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. अगर मैं बताऊं, देखो तुमको बना दिया जाए टी कैंटीन का मैनेजर और इनको बना दिया जाए क्लास का मॉनिटर, तुम लोगों की अच्छी पटेगी. अगर ये क्लास के मॉनिटर रहे, तुम कुछ ना रहो, तब नहीं पटेगी. ये मान लो लाइब्रेरी की हेड हो गई, ये हो गई स्पोर्ट्स की हेड, वो हो गई पता चला कहाँ की हेड. तो ये जो 3 हेड है ना, ये बहुत अच्छे से देखना, यही 3 एक साथ घूमेंगे. तो ये चीज होती है. प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है आप उनको पार्ट बना दो, कुछ ना कुछ पावर दे दो, तो अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा. सो पावर शेयरिंग का मतलब है इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. क्यों? क्योंकि अगर सबके पास पावर है तो ये जब तुम्हारी कैंटीन में आएंगे तो तुम इनका सम्मान करोगे, जब तुम इनके क्लास में जाओगे तो ये और सब बच्चों से कह देंगे इनके पैर दबाव में हैं. मतलब दोनों एक दूसरे का सम्मान करवा रहे हैं कि नहीं. तो यहाँ पर ये चीज है, इससे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो गया. तुम वहां सम्मान पा रहे हो, यहाँ सम्मान पा रहे हो. रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. And also it prevents dominance of majority over minority. It protects the self-esteem, आत्मसम्मान, self-esteem of citizen. Now, moral reason क्या है? मोरल रीजन का मतलब है नैतिक कारण.
मोरलिटी कि हमें ऐसा करना चाहिए, दैट इज इट इज द सोल और स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. In this way, right of equality can be preserved. अगर उनको पावर दे दी जाए, right to equality. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल भी पूछा गया है. तो पहले वाले का क्या एग्जाम्पल है? रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST. तो उससे वो कभी अब करेंगे ही नहीं. इसका एग्जांपल SC ST के रास्ते में अब निकलेंगे कि हमको देखो ये लोग हम को मार्जिनलाइज करें, उनको तुम फायदा दे दिया तुमने, अब कभी भी वो आएंगे बाहर सड़क पे? कभी भी नहीं आएंगे, वो तो मजा उठा रहे हैं. सो एग्जांपल, रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन गवर्नमेंट जॉब्स. अच्छा, अब जरा मोरल रीजन में पढ़ो. दैट इज मोरल रीजन इज सोल ऑफ, जैसे मैनी पार्टीज टुगेदर फॉर्म ए यूनियन. और जैसे इन्होंने बताया इन कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार में क्या होता है? मैनी पार्टी टुगेदर रनिंग गवर्नमेंट. तो फिर उसमें सबको पावर शेयरिंग मिल गई. तो इसका एग्जांपल क्या है? मैनी पार्टीज टुगेदर रन गवर्नमेंट इन कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार में. बाकी क्वेश्चन खुद पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. 8 क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लेना. अब निकालिए अर्थशास्त्र. डेवलपमेंट. तो हमने आपको जो वीडियो हम भेजते हैं उसको देख लिया करो, उसमें सब बिल्कुल जिस्ट है. ना okay. Now development is known as progress. However, development, there is different kind of development everyone needs. You might have some other idea for development, that you may get a job, that is a development.
इफ ए रिच पर्सन इज देयर, उसके लिए जॉब पाना डेवलपमेंट नहीं है. दैट पर्सन वांट्स दैट ए गार्डन्स, ग्रीनरी एंड एवरीथिंग शुड बी इन द प्रेमिसेस एंड द एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन. जो दिल्ली में रह रहा है, बहुत अमीर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है बताओ? कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, शुद्ध हवा हो, वो डेवलपमेंट हो जाता है. अ गर्ल मे वांट that have equality in society and respect, it may be the development. And if some कोई डेली लेबर है, so लेबर के लिए डेवलपमेंट क्या है? उसको डेली की जो वेजेस हैं, डेली वेजेस वो ज़्यादा मिले, यही तो उसके लिए डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. अब एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट हो, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो. If you want more and more dams should be made, electricity should never go. और दूसरे के लिए वही, जब शिमला और वहाँ हिमाचल में चले जाओ, क्या अरे यहाँ तो हमारे घर सब सबमर्ज हो जाएंगे, अगर ये डैम बना देंगे. पहाड़ी में जो आंचल में रहते हैं तो वो एक दीवार खड़ी कर देंगे. उनके लिए क्या है? पानी यहाँ भर गया, पानी भरने से डैम बन गया, उस आदमी नीचे के जो घर हैं इतना बड़ा शहर तबाह हो गया. तो डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर. So government should plan development in such a method that it benefits maximum number of citizens. सबको तो नहीं किया जा सकता. अगर वो सबका ध्यान रखेगी तो वो सड़क बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक भी पेड़ कटा तो फिर इन्वायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे. लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट इज दैट विच इनहेंसेस द लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन. यदि हर एक व्यक्ति की लाइफ इनहेंस हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो यही तो डेवलपमेंट है. अगर आप कोई कहीं पर क्या हो रहा है बताइए, डिहेबिलिटेट कर रहे हो तो उसको रिहेबिलिटेट करो. कहीं से विस्थापित कर दिया तुमने डैम बना दिया तो उन लोगों को अच्छा घर दे दो, तो क्या उनके लिए डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा? जैसे नर्मदा योजना में अभी भी बहुत सारे अरुंधति राय और कितने अभी तक 20 साल हो गए बेचारे दौड़ धूप रहे कि लोगों को घर नहीं मिला, और लोगों का घर पानी के अंदर सब डूब डाब गया. कितना उन्होंने वो किया मध्य प्रदेश में, ठीक है कि नहीं? मेधा पाटेकर उसकी बहुत बड़ी वो रही है एक्टिविस्ट, लेकिन कुछ नहीं हुआ. तो डेवलपमेंट क्या बताइए कि दैट इज ईच पर्सन हैज इट्स ओन एस्पिरेशन, हैज इट्स ओन एस्पिरेशन एंड देयर मे बी different criteria of development for each. किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है राम मंदिर बनना, लेकिन जो लेबर है जिसको रोज का खाना पीना कमाना, उसके लिए कुछ नहीं है राम मंदिर बनना या कुछ भी होना कहीं पर होना. ठीक है, उसके लिए यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हाईवे रोडवे बनना भी नहीं, वो कभी जाएगा ही नहीं. उसको तो बस कल का खाना ज़्यादा पगार मिल जाए. तो डेवलपमेंट के सबके अपने अपने क्राइटेरिया हो सकते हैं. However, like for labor, more days of work, उसको रोज रोजगार मिले. अगर मान लीजिए गवर्नमेंट यहाँ बोले बहुत सारे मकान बनाओ, वो लेबर तो खुश हो जाएगा, कहेगा अरे साल भर की हमारी अब पगार पक्की हो गई तो मुझे रोज काम मिलेगा ईंट उठाने को. हो गया डेवलपमेंट उसके लिए. उसको और क्या चाहिए? उसे बैठना ना पड़े कि वहाँ 2 घंटे खड़ा रहे रत्नाडा चौराहे पे, वहाँ खड़े रहते हैं मजदूर और निराश होकर के 2 घंटे बाद चले जाते हैं. ऐसा एक को हम बुला के भी लाए अपने घर में कि हमारे यहाँ काम करो, तो खुदाई करने के बाद 700 रुपये में बुला के लाए. बोला साहब 700 रुपये जो दे रहे हो 100 रुपये पहले दे सकते हो. हमने कहा ले लो. तो 100 रुपये उसको उसने लिया और ठीक है कुछ रोटी वोटी ले गया, वो खाना दबा के पहले खाया. बोला सर कल भी खाना नहीं मिला, परसों शाम को भी खाना नहीं, 2 दिन से हमें काम ही नहीं मिल रहा. बोला खा लें तो काम कर. ऐसी भी हालत है. आप समझ में आ गया कि नहीं? तो उसके लिए तो रोज वेजेस मिल रही सबसे बड़ी बात है. अगली चीज, फॉर मोर डेज ऑफ लेबर एंड बेटर वेजेस. वेजेस ज्यादा मिले और ज्यादा दिन काम, यही तो एक लेबर के लिए डेवलपमेंट है. और जरा देखिए गर्ल के लिए, फॉर गर्ल नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. गर्ल के लिए SC ST के लिए ऐसा आप कह सकते हैं ना. ऐसा क्या हो सकता है कि और फॉर ए रिच पर्सन क्या होगा बोलो?
ठीक है, बेटर इन्वायरमेंट, ठीक है, 5 स्टार रिजॉर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश, कहेगा वहाँ जाके बढ़िया मजा करेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? सो दैट इज बेटर रोड्स, क्वालिटी ऑफ एयर, ये सब हो सकता है, और कम्युनिकेशन के साधन, एम्यूनिटीज, ये सब हो सकता है। तो हमने देखा कि डेवलपमेंट, what may be the development for one may be destructive for other. Dam making is development for one, but it may be destructive for people living in hillside या in valley, जो वैली में रह रहे हैं, वहाँ की घाटी में, उनके लिए तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। सो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, तो डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री का क्या मतलब है? मीन्स इफ क्वालिटी ऑफ लाइफ is increased, if income of persons increases, better transport, medical facility, ये सब हो सकता है, less mortality rate, बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल के अंदर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत सारे मर जाते हैं बिहार में, 65 बहुत ज़्यादा रेट है, 1000 में 65 बच्चे मर जाते हैं। तो दैट इज बेटर ट्रांसपोर्ट, तो सभी चाहते हैं ना, मेडिकल फैसिलिटी, क्या इसके अलावा क्या चाहते हैं? कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ये सारी बेसिक चीजें, और इसके अलावा ऑनर एंड डिग्निटी, डिग्निटी भी सभी चाहते हैं, दैट इज इक्वलिटी, है ना, डिग्निटी इन कंट्री एंड अब्रोड, कंट्री में भी सम्मान हो, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री मीन्स ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाए, इफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंक्रीज, सही है। अच्छा, डिग्निटी इन कंट्री एंड अब्रोड, कुछ लोग अगर बाहर काम करने जा रहे हैं और वहाँ पता चल रहा है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो क्या अच्छा माना जाएगा? तुम बहुत पैसे कमा लो जाके दुबई में या कतर में, लेकिन तुम्हारी इज्जत ना हो, तो अच्छा लगेगा? तो अब्रोड में भी तो इज्जत होनी चाहिए कि नहीं? तो इस तरीके से ये सारे क्राइटेरिया, पैसा तो सभी को चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सबको ही अच्छी चाहिए, अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़, कहीं पर अगर तुम जा रहे हो मार्केट में तो वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ अगर बनी हुई हो, शौचालय बने हो, सुलभ शौचालय, तो कहीं पर तो वो सब भी होना चाहिए, जो जहाँ जैसी होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, सैनिटरी, तो ये भी सब डेवलपमेंट के अलग अलग क्राइटेरिया हैं ना। अब देखिए, नाउ what does it mean by economic goal of development? May include regular employment, देखो एक होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, एक खेत छोटा सा है और 5 भाई उसी खेत को जोत रहे हैं, तो जिसको एक आदमी चला सकता, 5 भाई उसी में जोत रहे हैं, तो क्या वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, तुम्हारी एक दुकान है
पहले एक लड़के को उस दुकान में बैठा ला, उसकी शादी करा दी, फिर उसको हटा दिया, फिर दूसरे को बैठा ला, पांचों की शादी करवा दी, दुकान एक की। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं क्या, जो एक चला सकता है पांचों को कर रहा है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए कहीं खेती में धान कट रहा है, तब तक मजदूर बुला लिए गए, और जब धान उग रहा है 4 महीने रबी और खरीफ की फसल पक रही, तब तो वो बैठे हैं ना। तो एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, एक हिडन है। एक पीएचडी वाले को अगर कोई छोटा मोटा सामान बेचना पड़ रहा है सड़क पे खड़े होके, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक छोटे व्यक्ति को से अगर आप बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति से छोटा काम ले रहे हो, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है, एक कैटेगरी। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से भी कभी कभी एम्प्लॉयमेंट मिलता भी है, लेकिन ज़्यादा लोगों की वजह से रेट्स इतने गिर जाते हैं कि आपको बहुत सस्ते में काम करना पड़ेगा। काम 10 आदमी का 100 लोग खड़े हैं, तो बोलेगा बोलो कौन कम पैसा देता है, ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट है। If you are not getting proper wages for your work, then it is also a kind of unemployment. है बात कि नहीं? तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है, ऐसा ना हो तो ही डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो पहली चीज क्या है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उसके साथ बेटर वेजेस उसके साथ ही है, सही तनख्वाह मिलनी चाहिए, डिसेंट प्राइस फॉर क्रॉप्स। अगर ये सब मिल रहा है किसी देश में, तो कहा जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। एंड दूसरी चीज क्या है, एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब जरा देखिए, ये इकोनॉमिक गोल है, देख लीजिए, और नॉन इकोनॉमिक गोल। डेवलपमेंट के 2 गोल होते हैं, तुम्हारी पूंजी बढ़ाना और तुमको अच्छी सुविधा देना। अगर ये 2 काम गवर्नमेंट कर देना, तुम कह दो गवर्नमेंट तो खूब डेवलप कर रही है। दोनों चीज यहाँ लिखी हैं। 2 पॉइंट पहले क्या बताया, बताओ, पूंजी बढ़ाओ, और फिर 2 पॉइंट क्या है, सुविधा दो। वही गवर्नमेंट अगर तुम्हारे इकोनॉमिक गोल्स को फुलफिल कर रही है और नॉन इकोनॉमिक गोल्स, तुम सड़क पे चलो और दोनों तरफ से स्प्रे करें सेंट का इत्र और फुलेला छिड़का जाए तुम्हारे ऊपर, फूल बरसाए जाए, ओके देखो नॉन इकोनॉमिक गोल है, सम्मान ही सम्मान मिल रहा है। मतलब तुम्हारा ऑनर हो, ऑनर मिल जाए, अच्छी सड़क मिल जाए, तो नॉन इकोनॉमिक गोल है कि नहीं? व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट? फर्स्ट इज इकोनॉमिक गोल एंड अदर इज नॉन इकोनॉमिक। 2 ही पक्ष होते हैं किसी भी देश के विकास में, ठीक है? सो व्हाट डज इट मीन बाय नॉन इकोनॉमिक गोल? नो, देखिए, तो नॉन इकोनॉमिक गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? That is equal treatment. हमारे किस बराबरी का हो, कोई स्पेशलिटी नहीं चाहता, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट सबको अच्छा लगता है। फ्रीडम, हर चीज़ को करने की स्वतंत्रता हो। चाइना में नहीं है, तुम अपनी मर्जी का व्यापार नहीं कर सकते हो, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, फ्रीडम बहुत कम है ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हर चीज़ की, हमारे पैसे की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट को सुरक्षा करनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर सिटीजन एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें। So what are the 2 aspects of development? That is is based on economic and non-economic. Government has to work on these 2 to make country progress. अब देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक क्राइटेरिया निकाला है पर कैपिटा इनकम का, तो वो कैसा है, और एक क्या है,
दैट इज, उसको कहते हैं डेवलपमेंट इंडेक्स. सो लेट अस सी. हमने यहाँ पर क्या बता दिया कि जो डेवलपमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है. एक मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट और दूसरा कौन सा होगा, नॉन मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट. लेट अस सी. डेवलपमेंट में भी मेटीरियलिस्टिक, जरा इन दोनों को भी समझो. हमने आपको बता दिया कि दो एस्पेक्ट होते हैं, दो गोल्स होते हैं, और डेवलपमेंट दो और भी कैटेगरी में बांटा जा सकता है, मेटीरियलिस्टिक और नॉन मेटीरियलिस्टिक. हम कब कहेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है? अगर हमको क्या मिल जाए बताइए, हमको होम मिल जाए, सो मनी, कई कई चीज़ें हैं, सो जॉब मिल जाए, मनी मिल जाए. ये सब क्यों मिल जाए? टू परचेज होम, कार या और जो चीज़ चाहते हो वो सब मिल जाए, तो उसको कैसा कहेंगे बताइए? क्लॉथ्स या और कोई भी चीज़ जो हमारे डेली यूटेंसिल्स हैं वो सारे डेली यूटिलिटी, तो उसको कहेंगे मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट. यदि हमको जॉब और मनी मिल जाता है तो कहेंगे कि हमारा काम अच्छा चल रहा है. और दूसरी चीज़ नॉन मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक गोल, तो उसमें इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब आएगा. एक ही बात है. तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, लव चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए. अगर ये सब चीज़ मिलती है, हम आइसोलेट नहीं है अपने समाज में, मार्जिनलाइज नहीं है, ठीक है, वी आर हैविंग अफेक्शन एंड लव, ये भी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स है. अगर हम देखें तो स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, ये तीन वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट कंट्री हैं. कौन कौन से? स्वीडन, फिनलैंड एंड नॉर्वे. वहां पर एक हफ्ते में 7 डेज में तुमको 12 घंटे काम करना है. तो जरा सोचो, एक हफ्ते में 12 घंटे करना है, तो तुम चाहो तो एक दिन 8 घंटे कर लो, एक दिन 4 घंटे कर लो, बैठे रहो 5.5 दिन. तुमको पूरी तनख्वाह है गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट ने कहा इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं किसी को, हमारे पास ऐसा ही पहले से पैसा भरा पड़ा है, किसी को कोई टैक्स वैक्स नहीं देना, अपना कमाओ अपना खाओ, ऐसा कहते हैं. हाँ, कोई बीमार पड़े तो फोन कर देना, मेडिकल के लिए खुद पैसा न देना, हम मेडिकल की सुविधा करेंगे, जिस देश में तुम्हारा सबसे अच्छा इलाज होगा हम करा देंगे. सब चीज़, एजुकेशन फ्री है. और तुम्हारे यहाँ देखने आएगी नैनी पहले 6 महीने के लिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाइफ को पट्टी उठानी पड़ गई बच्चे की, तो फिर हस्बैंड विल हेड फॉर इट. उसको हस्बैंड को ट्रेन किया जाएगा, तुम्हें 6 महीने तक इस बच्चे को देखभाल करनी है. और अगर तुम्हें इस कार में ले जाना तो एक प्रैम्बुलेटर है, झूला है, वो उसमें फिट कराना पड़ेगा, तब तुमको बच्चा दिया जाएगा. वो हर 2 महीने में इंस्पेक्शन करने आएंगे कि तुम्हारा बच्चा, क्योंकि उनके अंदर है कि ये बच्चा आगे चल के फिनलैंड का राष्ट्रपति बन सकता है, ये अभाव नहीं क्यों कर रहे. तो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से इन जगहों पे न टैक्स है न मेडिकल पे, तुम्हें कुछ बचाना ही नहीं है. आज कमाओ, आज खर्च करो, तुम्हारी जिम्मेदारी सरकार है. बड़ी बात. तो नॉन डेवलपमेंट गोल में ये सारी चीजें आ गई हैं. So these are happiest country. और क्या हो सकता है? रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी. हाँ सर, लव के बाद क्या लिखा है? फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी. ये वही बात है जो ऊपर लिखी थी, वही सब है. ये दिस इज नॉन डेवलपमेंटल गोल. मतलब कैसे हैं? नॉन इकोनॉमिक गोल. और वो कैसे हैं? इकोनॉमिक गोल. तो ये एक ही बात है, आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज इकोनॉमिक गोल एंड नॉन. अब आगे देखो कि
द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, of its citizen is called national development. A definition is called national development. Now, it includes एजुकेशन, मेडिकल केयर, पब्लिक फैसिलिटी. अगर वो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड तुम्हारा कैसे बढ़ाया जा सकता है बताओ? तुमको अच्छी एजुकेशन दे दी जाए, तुम जोधपुर में रह रही हो, यहीं बड़े बड़े स्कूल खोल दिए जाए, तो क्या तुम्हारा एजुकेशन इम्प्रूव होगा? तो नेशनल डेवलपमेंट. पब्लिक लिविंग स्टैंडर्ड, मेडिकल फैसिलिटी तुमको मिल जाए. तो इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा? दैट इज एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटी, मेडिकल केयर, लेबोरेटरीज या कई कई सुलभ शौचालय और भी बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज दी जा सकती हैं. लोगों के लिए कोई अंत नहीं है, तो ऐसा किया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट. नाउ वर्ल्ड बैंक, अब देखो वर्ल्ड बैंक क्या पता करता है? वर्ल्ड बैंक ऑन बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट, पर कैपिटा इनकम से वो क्या पता लगाता है कि फाइंड आउट विच कंट्री इज रिच, रिच को वो डेवलप्ड कह देगा, and which country is poor, which country is poor. पुअर तो वो कह सकता है, अंडर डेवलप्ड भी बोल सकता है, या डेवलपिंग नेशन. एक विकसित देश है, एक विकासशील देश है. भारत एक विकासशील देश है. ये कौन सा देश है? विकसित. और एक कैसा है? अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग. विकासशील भारत विकास, डेवलपिंग नेशन. अब जरा देखो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? दैट इज टोटल इनकम. टोटल इनकम of country upon total population. ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी घर में वहाँ फादर कमा रहा है 20,000 रुपये और उस घर में 4 लोग हैं, तो फादर की पर कैपिटा इनकम 20,000 नहीं मानी जाएगी, वो चारों के हिसाब से 4 का डिवाइड होगा. वास्तव में प्रति व्यक्ति आए तो 5 ही हज़ार पड़ी. तो इस देश में हर एक से पूछा जाए भाई तुम कितना कमा लेते हो, और जितने लोग जो भी कमा रहे हैं, कोई बिस्किट से कमा रहा है, कोई गेहूं से आटा बना के कमा रहा है, कोई आटा से बिस्किट बना के कमा रहा है, कोई बिस्किट की पैकिंग से, हर कोई कुछ तो पैसा कमा ही रहा है. टोटल इनकम सबकी ले लो और फिर टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ से डिवाइड करो. उसमें बच्चे भी आ जाएंगे जो भी कमा भी नहीं सकते, बूढ़े भी आ जाएंगे. टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड होगा. बोलो समझ में आएगा पर कैपिटा इनकम. तो इन दिस द नेट इनकम, टोटल इनकम ऑफ ऑल द पर्संस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इससे पर कैपिटा इनकम आती है. अब क्राइटेरिया क्या है, कैसे वर्ल्ड बैंक डिवाइड इसको करेगा? ना
दूसरा क्राइटेरिया है देखो, दैट इज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2011 में इसकी लास्ट रिपोर्ट आई थी। सो द कंट्री हैविंग पर कैपिटा इनकम, इफ PCI, that is per capita income of a country is above, यानी कितनी हो बताओ पर कैपिटा, $12,056 ऊपर है ना, कितना पैसा कमाया, 12,056, इतना डॉलर पर है ना। अगर इतना कमा लेगा देन दैट कंट्री, जिसके नागरिक इतना कमाते हों, दैट कंट्री इज ए रिच कंट्री। ध्यान दीजिए, दैट इज रिच कंट्री। रिच का मतलब है डेवलप्ड नेशन है, वो विकसित देश। अब देखो, तुमको मालूम है $1 में 80 रुपए होता है, इसमें 80 का मल्टीप्लाई करो, 80 का मल्टीप्लाई करिए, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9, कितना रुपए कमाए, कितने रुपए, ठीक है। अच्छा, इतने रुपए तो महीने में कितने हुए, 964480 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो कितना हो गया बोलो, 12 8 96, और फिर कितना हो जाएगा 12 तो 3 हो गया, और इसके अलावा फिर कितना होगा, 12 3 36, तो 88, फिर 40, तो दैट इज 80,000 कमा, तो सही है। अगर कोई किसी देश का हर व्यक्ति 80,000 कमा रहा है, वास्तव में उस देश के पिता को 3 लोग हैं, तो पिता को उसमें 80 का मतलब है 2,40,000 कमाना पड़ेगा, तभी तो प्रति व्यक्ति की 80,000 मानी जाएगी कि नहीं। एक घर में 3 सदस्य तो होते ही कि नहीं, तो जहाँ की प्रति व्यक्ति आए 80,000 हो, तो वो खर्च भी होगा 60-70,000 तो खर्च होगा कि नहीं, तो वो देश कैसा माना जाएगा, रिच कंट्री। तो इट इज फेयर डिवीजन, बात सही कि नहीं, इंडिया का बताना। और आगे यानी इनका कहने का क्या मतलब है, इफ पर कैपिटा इनकम, हाँ डाटा क्या बताओ दिया है 2000 में, तो चलो आ रही, ये पुराना डाटा है, क्या बोलो, $49,300। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि $1 इट इज 80 रुपीज, तो अब इसको कर लो, $49,300 इंटू 80 कर लो, 8 24 और 8 9 8 32, तो ये होगा रेट 0। देख लो साल का कितना कमा रहा हो, 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 39 लाख साल का, 39 साल का, तो मतलब हर महीने का 3 लाख हो गया ना, 3.5 लाख रुपए महीने, बड़ी बात है। अगर 3.5 लाख रुपए महीने कमाए, एक बच्चा भी कमा रहा है, घर में 3 सदस्य, तो पिता को कितना कमाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली 3 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको करीब 10 लाख महीने कमाना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार में तो सबसे डिवाइड होगा ना पर ना। और इफ पर कैपिटा इनकम, अब ये बताओ पुअर कंट्री की कितनी लिखी है, 25,000 इस डॉलर में लिखी हो गई 25,000, तो वो बहुत ज्यादा है, और 25,000 देन 100 है, बस इतना ही है, देन इट इज कैटेगराइज्ड। सर हाँ सर, $49,300 पर के बाद क्या लिखा है, पर एनम, प्रति वर्ष, एक साल में इतना कमाए, तो इतना हो पर एनम, then it is poor country। तो अब ये देख लो 2500 तो बहुत कम है, पहले 80 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 8 19 16 20, ये कर लिया, फिर 3 जीरो और बढ़ाओ,
इतना साल का है, तो बोलो महीने का कितना हो गया? 2 लाख रुपए साल का कमा रहा है। महीने का तो बहुत कम हुआ ना। 12 1 is 12, 80 बचा, 12 6 72 और फिर बचा 80, 12 25, करीब 16,500। अगर 16,500 रुपये कमाया जा रहा है तो इस पर व्यक्ति, छोटे बच्चे के भी उसी उतना हिस्से में आ गया, यानी टोटल पॉपुलेशन से तो पिता को 48,000 के करीब भी अगर कमा रहा है तो गरीब ही देश। चलो, देन इट इज पुअर कंट्री। लेकिन किसी भी देश से बहुत ज़्यादा, आप ये देखो यूनिकॉर्न भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो 100 करोड़ या उससे ऊपर की संपत्ति रखते हैं, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो हमारे यहाँ 100 ऐसे व्यक्ति हैं, 100 से ऊपर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स विच आर हैविंग 100 करोड़ एंड मोर मनी आर इन इंडिया। यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा, समझ आ रही बात? तो रिच और पुअर के बीच में जरा देखो कि एक हमने क्या बताया, क्या क्राइटेरिया है रिच, और एक क्या बताया पुअर। इसके बीच में मिडिल आएगा और इसके बीच में पुअर मिडिल, और ये रिच और मिडिल के बीच का मतलब है कि हायर मिडिल। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इंडिया यहाँ लाई करता है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे, समझ में आ गई बात की नहीं? हम पुअर नहीं हैं, लेकिन हम मिडिल तक भी नहीं है। हम लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, लोअर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास नहीं है, मिडिल तक नहीं पहुँच पाए। नहीं सही। हम लोगों से कहा गया था कि हम और सिंगापुर एक साथ आज़ाद हुए थे, तो सिंगापुर से भी पूछा गया कि लोगों से कि तुम क्या चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना कि बहुत सारी आज़ादी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी की? बोले हमको आज़ादी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। आज वहाँ पर हर व्यक्ति 1,19,000 रुपया कमा रहा है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 19,000 रुपया महीने कमा रहे हैं। हम लोग आज़ादी के लिए करें, हम लोग रोज रेलवे तोड़ते हैं, हड़ताल करते हैं, ये तोड़ा, वहाँ आग लगाई, बस आग लगाई। हमारे यहाँ पैसा नहीं लगा, उनके यहाँ पैसा लगा। उनके यहाँ बहुत सख्त कानून है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात की नहीं? तो एक्सेस डेमोक्रेसी इज आल्सो हार्मफुल फॉर ए कंट्री। आप देख लो दिल्ली में हर दिन 7,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था, ये जो राकेश टिकैत बैठा था। और फिर गवर्नमेंट ने कहा कैसे किया जाए, आ ही नहीं जा पा रहा था, दिल्ली में ही माल नहीं आ जा पा रहा। फिर उन्होंने फ्लाई ओवर बना दिया, पैसा लगाया, उस पर भी जाके बैठ गया। नुकसान कर रहा है कि नहीं देश का, कोई कुछ उस पर बोल नहीं सकता। साल भर से बैठा है वहीं, उसने टेंट लगा लिए, शाम को दारू पार्टी हो रही थी वहाँ। अब जरा देखो, तो हम लोगों ने देख लिया। अब इंडिया की जरा बताओ क्या है, वो भी डेटा दिया होगा 6700। तो PCI ऑफ इंडिया इज 6700 पर एनम, एंड वी फॉल इन कैटेगरी, ऐसा लिखा भी होगा बुक में ना, लोअर मिडिल क्लास लिखा होगा, क्योंकि वो तो नहीं बदलेगा ना, ऑफ लोअर मिडिल क्लास। चलिए, ये तो सिर्फ उन बेसिस पर है कि कितना कोई कमा रहा है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो कि कब की है, 2017, 2019। ओके, अब आगे देखो कि इनकम ही क्या क्राइटेरिया हो सकता है, लेट अस सी। तो इनकम कैन नॉट बी सोल क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए, हरियाणा, केरला और बिहार की तुलना करें, क्या ऐसा कोई टेबल आपके बुक में है? तो फिर उसी को ही हम देंगे। हरियाणा, केरला और बिहार, चेक करो अभिषेक। नहीं तो हमारे पास ओल्ड डेटा है, हम उसी से लेंगे। ऐसा कहीं लिखा? कोई बात नहीं, आपको तुलना के लिए बता दे रहे हैं ना।
नहीं दिया तो भी समझने के लिए क्लियर है। वही वाला डेटा मेरी बुक भी पुरानी है ना, कहाँ पे दिया? सर टेबल 1.4 है। ये देखो, ये नहीं बुक है ना, जरा देखो, अगर वही होगा तो वही दे देंगे, थोड़ा बदला हुआ है तो 2036 चेंज है। देखो तो हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है? पर हरियाणा की है 2,36,000 और 147, जबकि 2,04,105 और 40,000 और 982। ये तो पर कैपिटा, इससे देखने से लगता है हरियाणा बहुत अच्छा है और उसे डेवलप्ड स्टेट बोल देना चाहिए, या अपने यहाँ जो है सबसे टॉप में रखना चाहिए। लेकिन और भी चीजें हैं। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। अगर समझे कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ नहीं है, जच्चा जो जन्म दे और बच्चा जो पैदा हो जाए, जो बने वो बच्चा, जो जन्म दे वो जच्चा, तो ऐसी स्थिति में बच्चा फिर ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा, और अगर वो 1 साल नहीं जी पाएगा तो ऐसी स्थिति में उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी कही जाएगी, जिसको क्या कहते हैं बताइए? शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। समझ में आ गई? तो वो कितनी है बोलो? 1000 में कितने बच्चे मर जाते होंगे? हरियाणा में हर 1000 में 30 बच्चा मर जाता है, जबकि केरल में बहुत अच्छे स्वास्थ्य के साधन है। केरल की आयुर्वेद तो सब जगह जानी जाती है, तो वहाँ 7 ही बच्चे मरते हैं, जबकि बिहार में 32 बच्चे मर जाते हैं। तो इस आधार पर हरियाणा तो बहुत पीछे है केरल से। केरल की थोड़ा सा कम इनकम जरूर है, लेकिन इस मामले में मेडिकल में तो आगे निकल गया। अब जरा इनकी लिटरेसी रेट देखो, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कौन हैं? तो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, अगर यहाँ 82 लोग पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर कितने लोग हैं? 94, जो कि बहुत ज़्यादा है, और 62। बिहार में पैसा भी कम, बच्चे भी ज़्यादा मर रहे हैं, लिटरेसी रेट भी कम, और दैट इज नेट अटेंडेंस रेशो, यानी जितने बच्चे 14 और 15 साल के हों, अभी डेफिनेशन लिखाएंगे, उनमें से 14 और 15 साल के बच्चों को तो भाई स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि वही तो 10th और 9th के होते हैं, और उनमें से 61 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं हरियाणा में। तो क्या ये स्थिति सोचनी नहीं है? होना तो 100% चाहिए, लेकिन वहाँ कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? अटेंडेंस रेशो दैट इज 61% जा रहे हैं, और केरल में भी सारे नहीं जा रहे हैं, 83 ही जा रहे हैं, और बिहार में तो 43 जा रहे हैं। सो नेट अटेंडेंस रेशो का क्या मतलब है? नीचे लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, ठीक है क्या? PCI वो देख के बताएंगे। दैट इज एज ग्रुप 14 to 15 years going to school। पर 100 चिल्ड्रन जो इसमें कितने जाने, वही नेट अटेंडेंस रेशियो, सही है। तो इससे देखने से क्या पता चल रहा है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ, ये भी लिख लो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इज कॉल्ड अटेंडेंस रेशो। ये स्पेलिंग ये आता है, पूछा जाता है, नेट अटेंडेंस रेशो। इस डेफिनेशन को याद रखिए। इन्फेंट अभी देख के बताते हैं हम। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब है शिशु, नंबर ऑफ इन्फेंट्स died within 1 year of their birth out of 1000 infants।
उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाएगा। तो दिस इज पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी पता की जा सकती है। जरा देखें कि कैसे हम पता कर सकते हैं नेशनल इनकम। जरा उसका भी फार्मूला देखें। जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या वही नेशनल इनकम भी होती है? देखो लिटरेसी रेट भी देखिए, लिटरेसी रेट that is proportion of population literate, जो पढ़ लिख सके, चिट्ठी लिख सके, ज्यादा नहीं चाहिए, literate above 7 years age group। ये तीनों सवाल एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके दे देगा, आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ है। वो 2 years दे देगा, 3 years दे देगा, ऐसे यहाँ कुछ लिख के दे देगा 13, 14, 15। तो यही ध्यान रखना एमसीक्यू के सवाल। तो 7 years छोटे बच्चे को अभी पैदा हुआ नहीं बोलो उसे पढ़ो तो क्या पढ़ पाएगा? 7 years या एबव हो और वो उसमें कितने पढ़े उसे लिटरेसी रेट। एवरेज इनकम और पीसीएस, एवरेज इनकम और पीसीएस, एवरेज इनकम और पीसीएस, एवरेज इनकम ही पीसीआई, वही एवरेज ही है। ठीक है, अब जरा देखें आगे। मनी इन अवर पॉकेट कैन नॉट परचेज द थिंग्स वी नीड। आपको मालूम है कि दैट इज, जो ये सामने का पेड़ है इसकी 17 करोड़ 80 लाख कीमत आती है। 17 करोड़ कटवा दो तो कटवा दो। लेकिन आपको पता चलता है जब कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई हो रही थी तो ये कितनी ऑक्सीजन हमें सप्लाई कर देता है साल में, उसके बेसिस पर इसका निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन उतनी प्रोड्यूस करने में हमें कितना लगता है, बात समझ आए कि नहीं? तो कई चीज़ें हम सोचते हैं कि दीज आर सो फंडामेंटल, इतनी मौलिक है कि हम उनके बारे में ध्यान ही नहीं देते। However, these are of immense importance for our survival. Money cannot buy the things. अगर हम पूरी तरीके से डिफॉरेस्टेशन कर दें तो क्या ये जमीन रहने लायक होगी? हमारे यहाँ जो 23% फॉरेस्ट है उसकी वजह से तो हम रह पा रहे हैं। सो जो तुम्हें चाहिए सब कुछ तो मनी नहीं खरीद सकता। अगर अमीर आदमी हवा भी बदल लेगा क्या अपने यहाँ, सड़कें भी बनवाएगा क्या जहाँ जहाँ चलेगा, नहीं खरीद सकता ना। तो कुछ चीज़ें सरकार को करनी पड़ती हैं। अब जरा देखिए, तो उसके लिए पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ओके, देयर आर सर्टेन अदर क्राइटेरिया विच इज ऑल्सो, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। एक होता है कि रिच कंट्री एंड पुअर कंट्री, लेकिन ये कोई अमीर होने से क्या होगा? अभी कैलिफोर्निया के लोग पहले सोचते थे कि हमारा एक मकान है, हम अमीर नहीं, एक सी साइड में भी होना चाहिए। मान लो छुट्टी मनानी पड़े तो सबने एक एक सी साइड में बनवा लिया, फिर 2 कार होनी चाहिए, फिर 3 कार। धीरे धीरे उनके क्राइटेरिया बढ़ते गए, आप समझते गए कि नहीं? लेकिन फिर भी उनमें जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसकी मात्रा कम है। एक होता है ना हैप्पीनेस इंडेक्स, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? आर यू कंटेंटेड विद दैट? नो, इफ यू आर नॉट कंटेंटेड, तुम खरीद रहे हो, बहुत पैसा है लेकिन उससे आपका सही नहीं, हेल्थ नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो 80% है वो ओबेसिटी, मतलब वो क्या है कि ओवरवेट, और वहाँ अमेरिका का हर व्यक्ति तीसरे दिन टॉयलेट जाता है। तो आप समझ सकते हो उसके बॉडी की क्या कंडीशन है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी का केसेस। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि किसी देश का कैसा हेल्दी ह्यूमन है, आउटपुट कैसा, उसके लिए BMI देखा जाता है, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। सो लेट अस सी कि ह्यूमन कैसा है, क्या वो हेल्दी और फिट है? तो ये भी तो एक डेवलपमेंट का इंडेक्स नहीं हुआ कि नहीं? कोई अगर मान लो सोमालिया कांगो का बिल्कुल हड्डी हड्डी दिख रही है, वो भी सही नहीं है, और एक बहुत मोटा है, वो भी ठीक नहीं है। तो एक क्या हो सकता है, मान लीजिए कि लेट अस सी कि अंडरवेट और ओवरवेट 2 चीजें हो सकती हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स इस चीज का पता चला। लेट अस सी, पहले देख लें, फिर हम HDI देखेंगे कि डेवलपमेंट इंडेक्स का ना।
बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज BMI। जब भी तुम कहीं पर भी अभी थोड़े दिनों में 1-2 साल में जहाँ पे भी फॉर्म भरोगे वहाँ BMI तुम्हें लिखना पड़ेगा चेकअप करा के कि तुम्हारा BMI का है, जिससे तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर पता चलेगा कि तुम मोटे तो नहीं हो बहुत ज़्यादा काम। तो BMI होता क्या है? BMI किसी की बॉडी में वेट अपॉन हाइट निकाली जाती है। इट इज वेट इन kg और अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर। मान लीजिए जैसे किसी अगर मान लो 60 kg के हैं अभिषेक और तुम्हारा कितनी हाइट होगी बताओ? 170, तो 1.7 मीटर हुई है और 1.7 का स्क्वायर कर दो, वेट कितना है? 63 है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं दिस इज मीटर स्क्वायर। मीटर तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अब हम इसको डिवाइड करें तो इससे पता चलेगा कि इनका BMI क्या आता है, और BMI जो भी आएगा बॉडी मास इंडेक्स, उसके बेसिस पर ये पता लगाया जाएगा कि अगर इनका BMI लेस देन 18 आया, देख लो 18 से कम आया तो ये अंडर नरिश्ड है, मतलब ये खाते पीते ठीक से नहीं है। और अगर 18 से 25 तक आया तो फिट है, और अगर 25 से ऊपर चला गया तो ये ओवरवेट हो जाएंगे क्या? ये चीज हो गई। अच्छा ये 63 है और 17 का क्या 2.89 होता है, 17 का स्क्वायर करो और फिर 63 में किससे डिवाइड करते हैं? 63 डिवाइडेड बाई 2.89, तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज इनका 21.7 आ जाए, तो ये यहाँ फॉल करते हैं इसके लिए। तो क्या ये फिट माने जाएंगे कि नहीं? माने जाएंगे। सो बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है वजन ज़्यादा है तो हाइट भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी एक क्राइटेरिया लिया जाता है। नाउ UNDP, तो सिर्फ पैसे कोई इसने महत्व नहीं दिया, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP कौन सी संस्था है और इसकी क्या रिपोर्ट्स कहती है? जरा देखो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, तो इसे कहेंगे UNDP। देखिए ये हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। Human Development Report published by UNDP compares the countries on basis of educational level, health status and per capita income. तो ये पब्लिश करती है रिपोर्ट, ठीक है? कितने साल में करती है ये अभी हम देख लेंगे, बुक में तुम्हारे सब कॉलम बनाया, हर ईयर करती है क्या करती है, देख लेते हैं। UNDP publishes report every year. Annually, including HDI ये करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट करती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर हर ईयर कर रही है एनुअली। नाउ अब देखिए, इट पब्लिशेस रिपोर्ट एवरी ईयर। Publishes report, that is दो रिपोर्ट करती है, देख लो HDR भी लिख लो एंड HDI, इन दोनों का मतलब बताएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मतलब है रिपोर्ट, ये दोनों करती है।
एनुअली, एनुअली यानी ईयरली, विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। इट इंक्लूड्स एजुकेशन लेवल, हेल्थ की बात यहाँ से देखो, ये है हेल्थ का मतलब BMI देखो, एंड PCI पर कैपिटा इनकम, ये करेगी। इसमें कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, उनका कंपैरिजन कर लो। तो जैसे इसमें हमारे देश का तुम्हारी बुक में दिया है, वही वाला है, SBI की रिपोर्ट दी है क्या, इंडिया श्रीलंका ऐसा कर दिया। भारत 161 पोजीशन में, हमारे कुछ है, यही है ना, यही 130 पे आ गया, तो अच्छा इम्प्रूवमेंट है हम लोग ऊपर। लेकिन मतलब हमसे आगे 129 कंट्रीज हैं। अब ये पता नहीं, रिपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज करते हैं तो ये सस्पिशियस भी रहता है, थोड़ा बायस रिपोर्ट रहती है ना। वो हम लोग को शुरू से ही मानते रहे कि हम लोग ओरिएंटल हैं, वो कैसे बताओ वेस्टर्न है, वो अपने आप को सुपीरियर मानते रहे, तो उनकी रिपोर्ट्स भी ऐसी रहती हैं। चलो तो इसकी रिपोर्ट ज़रा देखें कि कौन सी रिपोर्ट दी है, बुक में देख लो क्या दिखाया गया है। इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर देखो श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 12,000, इंडिया की तो 6,000 है, नहीं 6,000 है, और इंडिया की रैंकिंग कितनी है 130, तो श्रीलंका 73। सब कुछ देखा जाता है, पैसा भी देखा जाता है। 77 क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये बहुत बड़ी बात है। देखो इंडिया में 69 ईयर्स, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको कहते हैं कि जीवन प्रत्याशा दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का क्या मतलब है, अगर यहाँ इंडिया में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो माना जाएगा 69 ईयर्स तक जिएगा, और श्रीलंका में पैदा होगा तो कितने ईयर्स तक जिएगा बोलो, 77, और जापान में पैदा होगा तो 86 ईयर्स तक जिएगा। जापान में 100 साल से ऊपर के लोग जो रहते थे उनको चांदी की तश्तरी दी जाती थी, वहाँ की सरकार देती थी, तुम 100 साल जी गए, फिर इतने सारे लोग जीने लगे कि सरकार का भट्टा बैठ गया, फिर उसने चांदी की तश्तरी देना बंद कर दिया। 115 साल से ऊपर के ही बहुत पॉपुलेशन है। जो वहाँ की एवरेज, जो वहाँ पर अगर हम ये देखें व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ जापान, वही 52 है, और हमारे यहाँ की एवरेज एज 28 है। तो हमारा कंट्री यंग है कि जापान का है? जापान नहीं यंग है, 52 है वहाँ एवरेज मीन एज, और हमारे यहाँ अगर हम सब बच्चों की, बच्चे बूढ़े सबकी एज जोड़ दें तो हमारे यहाँ 28 बैठती है, और जापान की कितनी बैठती है 52। तो कौन बूढ़ा है? पिछले 6 साल में इटली में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इटली को कहते हैं डाइंग कंट्री, मर रहा है देश, वहाँ कोई बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहता। अब देखो और क्या क्या चीज़ बताइए। जीवन प्रत्याशा दर तुम्हें समझ में आ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ में आ गई ना, कि कोई अगर जन्म ले रहा है तो कितने साल जिएगा। तो यहाँ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है गरिमा, दैट इज 69। और देखो दैट इज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अगर 25 साल और अबव स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, तो कितने साल उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की है, इसका क्या मतलब है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या है, नीचे लिखा है क्या, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अबाउट 20, यानी 25 साल से ऊपर के हैं और वो पढ़ाई करें, इसका तो यही मतलब है। क्योंकि 6 साल कोई थोड़ी ना पढ़े हमें। इंडिया मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का क्या मतलब है, पता नहीं चलता ना, उससे 6 साल तो इंडिया में कोई नहीं पढ़ेगा। अब ये तो देखने से पता चले। What does it mean by mean years of schooling about 25 years?
number of years of received by people aged 25 and older in their lifetime based on education है 25 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों से पूछा जाए कि तुमने कितने साल शिक्षा प्राप्त की, तो उसमें कुछ कहेंगे 0 ईयर्स, हम तो खेतों में काम किए, कुछ कहेंगे कि हम तो पढ़ते ही रहे, 15 साल हमारे माता पिता ने खूब पढ़ाया। तो सबको किया जाए तो भारत में हर व्यक्ति के हिस्से में 6 साल है। बात समझ आई? ये मतलब सबके लिए दिया जाएगा। अब जैसे कोई छोटे बच्चे को पकड़ ले, तुमने कितने साल का, अभी तो स्कूल ही गए 1 साल हुए हैं, हमको क्यों इसमें डाल रहे हो, उसको नहीं डाला जाएगा। सब 25 साल के ऊपर को इकट्ठा करो, हर एक से पूछो, ये कहेंगे 0 ईयर्स टू, वो कहेंगे हमने 10 साल पढ़ा, 20 साल पढ़ा, 11 साल, ये कहेंगे नहीं तो खेतों में ही काम कर रहे थे, हमसे क्यों पूछ रहे ऐसे हो जाए। तो मीन ईयर फिर इन सबके से डिवाइड कर दो, जितने लोगों से तुमने पूछा, दैट इज द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। इंडिया की कितनी आएगी? 6 पॉइंट। जबकि श्रीलंका तो तुम्हें मालूम है ना, अभी कल हम लोग केस नहीं देख रहे थे, 92.4% लिटरेसी रेट है ना, एक समय 99 भी आता था, वो जो भी गई थी कितने से ऐसा हो गया। और बाकी और क्या दिखाए गए हैं? राष्ट्र का HDI रैंक इन द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक और चीज आ गई, व्हाट डज इट मीन बाय HDI? चलो ये बुक में दिया है, बता देते हैं आपको। तो इसी पर इंडेक्स बनता है। जब ये सब चीजें देख ली तो भारत की रैंकिंग कितनी आई? 130। यही तो इंडेक्स है। इंडेक्स में तुम लिखते नहीं हो कि नंबर 1 पेज नंबर इतने से इतना पहला चैप्टर, इंडेक्स नहीं बनाते हो। तो हम इंडेक्स में कहाँ आते हैं बताओ? 130 की रैंकिंग में आते हैं कि नहीं? तो इस सूची में हमारा, इंडेक्स का मतलब सूची होता है या तालिका, तो हम उसमें जहाँ पर भी आते हैं वो इंडेक्स। हम हमारा नंबर क्या है? पहले ये नंबर बहुत ज़्यादा था, 150 के करीब था, अब कितना हो गया? 130। यानी हमने अपनी पोजीशन इंप्रूव की है। अब हम देखेंगे देयर आर सम डेफिनेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ये चैप्टर ओवर हो चुका है, कुछ डेफिनेशन सब लिखेंगे। चलो एक और चीज देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है सतत पोषणीय विकास। इसकी अवधारणा गांधी जी ने प्रस्तुत की। सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सतत पोषणीय, ऐसा विकास जो हमेशा चलता है। डेवलपमेंट शुड बी डन इन सच ए पेस that the resources are utilized for current generation, keeping in mind that it should last for forthcoming generation। हमारी जनरेशन तो उसे इस्तेमाल करे, हमारी पीढ़ी करे, लेकिन वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहा है। यदि विकास इस तरीके से किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? इट वॉज फोकस्ड और इट वॉज एम्फेसाइज्ड बाई महात्मा गांधी। इफ डेवलपमेंट is done at such a pace, ध्यान दीजिए, अमेरिका ने बोला हम इराक से तेल नहीं लेंगे, इराक से पेट्रोल नहीं लेंगे, तो तुमको मालूम है इथेनॉल से भी गाड़ियां चलाई जा सकती, C2H5OH इथेनॉल। तो उसने क्या किया? अपने गन्ने उगाने शुरू कर दिए खेतों। बोला हम इससे क्या करेंगे? फर्मेंटेशन करेंगे। शुगर होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से इथेनॉल बना लेंगे और फिर उसमें ZSM5 करके कुछ कैटलिस्ट है, उससे डाल के हम पेट्रोल चलाना है। तो उसने क्या किया? खूब सारे गन्ने उगाए, साल में 4 फसलें उगाई, और उस अर्थ को, उस सॉइल को उसने रेस्ट तक नहीं दिया। ये हम आपको बता रहे हैं, दैट इज रिसेशन पीरियड, महामंदी 1980 की बात बता रहे हैं, हमारे सामने की बात। महामंदी आ गई उस समय, मनमोहन सिंह थे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, भारत को बचा ले गए किसी तरह। रिसेशन मतलब रिसेशन में जो गिरा, रिसेशन। अभी हम देख लेते हैं रिसेशन पीरियड उस समय अमेरिका में। तो क्या हुआ वो बता। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया बताओ? उन्होंने बोला हम क्या करेंगे बताइए? रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। अब सॉइल में तुम खेती करते जाओ, खेती करते जाओ, तो फिर वो सॉइल बंजर हो गई। मुमताज महल शादी के 18 साल बाद मरी और तब तक शाहजहां ने उनसे 17 बच्चे निकाल लिए थे।
वो 18वां बच्चा उसके पेट में था, वो भी 7 महीने का था, और बोले नहीं हम तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं मराठा से युद्ध करने, चलो तुम भी घोड़े में बैठ के चलो। बेचारे की 7 महीने का बच्चा है पेट में, उसको भी टकबक बैठा के ले गया। और वहाँ जाके उसकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब हुई तो फिर वहाँ युद्ध के बीच में ही उसकी डेथ हो गई मुमताज महल की। और फिर वो उसकी डेड बॉडी को लेके 1.5 महीने तक बंद कमरे में बैठा रहा। फिर जब कमरे से बाहर निकला तब फिर उसने उसकी बहन से शादी की मुमताज, वो उसकी 23वीं बीवी थी। और उन दोनों के प्यार का मकबरा ताजमहल कहा जाता है। बात समझ आ गई? जरा देखें। सो हमारा कहने का मतलब है कि वहाँ पर अगर तुम जमीन से एक्सप्लॉइट ही करते रहो, खेती पे खेती निकालते रहो, तो क्या बंजर नहीं हो जाएगी? वो बंजर हो गई। और वहीं उसी कैलिफोर्निया में इतने धूल के गुबार उड़ने लगे कि 10-10 मीटर 3-3 मंजिल जमीन बंजर हो गई, रेत हो गई। और वहाँ सारे के सारे अच्छे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सब छोड़ के लोग भागे, और आज उसी शहर को भूतों का शहर कहा जाता है। समझ आई बात कि नहीं? घोस्ट सिटी। तो यही चीज हो गई। तो इसका क्या मतलब है? उन्होंने सोचा हम खुद कर लेंगे और सब कुछ, फिर उनके यहाँ खेती भी नहीं हो पाई, जमीन भी बंजर हो गई है। वो सब लोगों से पैसा दे दे के मांग रहे हैं कि हमको अनाज दे दो, हमको ये दे दो। तो किसी ने कहा कि हम नहीं देंगे, तुम्हारा ऐसा रवैया है, तुम ऐसा करो। नहीं, उसने सबसे डिस्कनेक्ट कर लिया। और ऐसे में उसने अपनी डॉलर का रेट इतना बढ़ा दिया, जिसका डॉलर था अपने घर में दबा के बैठ के, डॉलर ही चलता है सब तरफ। और डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से महामंदी बढ़ गई। Development should be done at such a pace that it uses resources for current generation and saving it for forthcoming generation. ठीक है? That it uses resources for current generation, saving it for forthcoming generation. इसको क्या कहते हैं? It is known as long term perspective of development. अभी क्या नहीं देखेंगे कि अरे अभी फसल हो जाए, बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी गोभी हो जाए, खूब यूरिया डालो, 2 बार में जमीन खराब कर लो, सारे अर्थवाम को, नीमाटोड्स को मार डालो, तो तुम्हारी जमीन ही सस्टेन नहीं कर पाएगी। थोड़े दिनों बाद तुम्हारी जमीन बंजर हो जाएगी। तो अभी का शॉर्ट टाइम हमें बेनिफिट देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म देखना चाहिए कि नहीं? सो इट इज नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये सबसे लास्ट पॉइंट आपको, मतलब इस बुक के चैप्टर का लास्ट पॉइंट कि सतत पोषणी विकास की अवधारणा क्या है। भाई हमारे पास तो हिंदी की बुक थी, और तो इंग्लिश वाले आ गए, तो हम क्या करें? तो हिंदी की बुक चलती थी पहले। ये देखो, तुम लोगों के घर में इंग्लिश बोली जाती है क्या? इंग्लिश पढ़ते हैं। चलो इतनी बात हो गई। डेफिनेशंस लिखिए। इट इज ए प्रोसेस इन विच पीसीआई तो बोलो तो शू क्या होता है? पर कैपिटा यस, पर कैपिटा इनकम। पीसीआई इंक्रीजेस एंड क्या चीज घटती हो? ठीक है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, illiteracy and suffering decreases. उसको डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट,
इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। वास्तव में ये जो नेता होते हैं जनता की ही आवाज होते हैं। जो भी हमने चुना है वो हमारी ही सरकार है, फिर देश का। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ठीक हो रहा है। अगर हमने मोदी सरकार को बहुमत नहीं दिया है तो ये जनता का ही तो वर्डिक्ट है, नहीं दिया तो नहीं दिया। तो आपकी आवाज व्यक्त तो हो रही कि नहीं। और मान लो यूनिलेटर अपने मन से कर दे, कहीं अग्निवीर योजना ला रही, 4 ही साल नौकरी है, जो अग्निवीर में 4 साल के बाद आ रहे हैं वापस, उनकी शादी तक नहीं हो रही, बड़ी दिक्कत है। नहीं दे रहे, उससे नहीं है, लेकिन उसके बाद वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे तो फिर लोग नया जॉब ढूंढना पड़ेगा या कुछ करेंगे। तो ऐसा है, तो हम अगर एक फिर गवर्नमेंट भी सोचती है हमने कहाँ कमी रख दी, तो इस होता है कि नहीं, अपने कई निर्णयों को वो वापस ले रही है। अग्निवीर में 70% को वो परमानेंट कर रही है, जो भी कर रही हो लोगों के वेलफेयर के लिए सोचेगी। तो इस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। रशिया में नहीं हो रहा है, चाइना में नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे पब्लिक अपनी आवाज़ एक्सप्रेस कर रही है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हैं। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। बात समझ में आई कि नहीं? छेड़ाछाड़ी नहीं हो सकती, बहुत लोगों ने देखा, लेकिन होती नहीं है, कोई करके नहीं दिखा पाया, प्रूव नहीं कर पाया। तो इस तरीके से जरा सा भी छेड़ने की कोशिश करोगे वो मशीन का डिस्प्ले ही ऑफ हो जाता है, जरा सा टेम्पर कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट में क्या की जाए? सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास। यदि ये 3 विकास किसी देश में हो रहे हो तो ये माना जाएगा कि उस देश का राष्ट्रीय विकास हो रहा है। नाउ मल्टीनेशनल कंपनी, सुजैन क्या समझती हो? मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? हमारे यहाँ देखिए लिबरलाइजेशन मनमोहन सिंह सरकार की देन थी। पहले हमारे देश में जो पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, वो बाहर की कोई नहीं आ सकती थी, यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं खोल सकती थी। मनमोहन सरकार ने बोला नहीं, बाहर की भी जितनी कंपनियां आना चाहे आ जाए। तो मैकडोनल्ड हम लोगों ने पहली बार देखा, अरे ये भी ऐसा भी होता है, पिज्जा भी होता है। हम लोगों को नाम ही नहीं पता, क्योंकि यहाँ का कोई बनाता नहीं था। तो जब बाहर की कंपनी, द कंपनी विच ऑपरेट्स साइमल्टेनियसली इन मैनी कंट्रीज इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे टोयोटा है या ऐसी कोई कंपनी है, हुंडई, वो बहुत जगह अपनी कार बनाती है, उसके शोरूम है, आउटलेट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। सो अ कंपनी विच ऑपरेट्स साइमल्टेनियसली इन मैनी कंट्री। बोलो, बात समझ आ गई? विच, इससे फायदा क्या हुआ? बहुत प्रतिस्पर्धा हो गई तो चीजों के दाम कम हो गए। नहीं तो लोग क्या खरीदेंगे? बाहर की कंपनियां सस्ते में बना के बेच सकती हैं किसी चीज को। विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज इसमें आएगा। ओके, इनकम ऑफ ए कंट्री, that is PCI is equals to total income upon total population। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी बताइए? इट इज PCI इंटू टोटल। अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वरना तो ये हमें पता ही होता है और इसी से ही तो हम ये निकालते हैं। तो टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री इज नोन एज इनकम ऑफ ए कंट्री। ये तो हमको पता होता ही है। ये ना पता हो तो क्या हम PCI निकाल पाए?
तो टोटल जितना भी हम, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, जितना भी किसी भी चीज़ में हम उत्पादन कर पाते हैं, इट इज़ नोन एज टोटल। ठीक है, सो टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, जितना तुमने उत्पादन किया, जीडीपी, जीडीपी भी छोड़ दो, सिर्फ कंट्री लिख दो, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं सर्विस टर्शियरी क्षेत्रों में काम करते हैं ना, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, तो टर्शियरी तो वो तो कुछ प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, तो उनकी भी तो कुछ सैलरी बनती होगी कि नहीं बनती होगी। तो जितना हर व्यक्ति कमा रहा है सबको जोड़ डालो, वही इनकम ऑफ ए कंट्री कहलाता है, और उसी को नेशनल इनकम, एक और टर्म यूज होती है, इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ये इनकम ऑफ एवरेज इनकम। दिव्या, एवरेज इनकम क्या होती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीसीआई। जो पर कैपिटा इनकम है वही है, एक व्यक्ति की औसत आय क्या है, पीसीआई। तो उनके अलग अलग नाम हैं। नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो ऊपर से रिकंसाइल कर लेना। इट इज प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जितने हमने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए कंट्री में, एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय पीपल। क्या उन सब लोगों को उसकी कीमत मिलेगी? जितना हमने पैसा किया उन सब का प्राइस और सर्विस का प्राइस, वही तो टोटल इनकम हो जाएगी। लोगों को ही तो इनकम मिलेगी, और किसको मिलेगी? नहीं। और ये जो भी है, इट इज द टोटल इनकम। ऊपर हमने लिख दिया। अगला देखो, नाउ वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1944। PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी चंद्रबाबू नायडू, तुमको पता था तेलुगु देशम पार्टी के 16 सीट अभी आंध्र प्रदेश से जीते हैं कि नहीं। उसके पहले चंद्रबाबू नायडू के जो पहले वाले थे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, करुणानिधि मारे ने जो भी रहे, उन्होंने 2 रुपए किलो चावल बांटा लोगों। हाँ, 2 रुपए किलो, जो कि 40 से कम कहीं है नहीं, घटिया से घटिया चावल, और पूरी आंध्र प्रदेश का खजाना खाली कर दिया। अब चंद्रबाबू नायडू मोदी को इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि कम से कम हमको 2 लाख करोड़ का सर्वाइवल पैकेज दो, कम से कम पैसा हो तो आंध्र प्रदेश चलाएं। आप समझ में आए कि किसी ने पार्टी में रहने के लिए लोग क्या कर लेते हैं, वो पीडीएस सिस्टम, किस सिस्टम के तहत उन्होंने सबको 2-2 रुपए किलो चावल बांटा, रोड्स बना दिए, राशन स्टोर्स हैं। अब इनके पहले देखना पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने जो चंद्रबाबू नायडू आए, उन्होंने ये स्कीम समाप्त कर दी, बोला इससे नहीं चलेगा। देखिए, सो पीडीएस सिस्टम क्या होता है कि कई जगह ऐसे आउटलेट्स होते हैं, अभी भी कंट्रोल रेट पे ये दैट इज केरोसिन ऑयल, कहीं कहीं पे चीनी मिलती है। आप लोग को मालूम होगा, गाँव में कहीं होती है नहीं, राशन कार्ड नहीं होता है, तो राशन कार्ड पे जो चीज थी वो सिस्टम थ्रू विच गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट इज subsidized food and non-food items,
subsidized food and non-food items. ये डिस्ट्रीब्यूट करती है at nominal price to poor consumers at reasonable price. ध्यान दीजिए, जो हमारे यहाँ एलपीजी या गैस सिलेंडर है वो 1265 रुपये में सरकार को पड़ रहा है, हमको 900 रुपये में दे रही है टू पब्लिक। तो सब्सिडी कितनी की पड़ी जरा बताओ अमन, कितने की छूट है सब्सिडी? तो कभी कभी सरकार ऐसा करती है 365 की हमको उसने सब्सिडी दे दी, समझ आ गई बात? तो कई बार सरकार को वो चीज़ महंगी पड़ रही है वो हमें सस्ते में दे, उसको सब्सिडी कहते हैं। यूरिया 1200 रुपये का है, 1200 रुपये का पूरे वो विश्व में देख लेना, 1200 रुपये पर बोरी, नहीं कम नहीं है। 50 किलो की बोरी आती है यूरिया ना, था NH2CO जो उसमें डाला जाता है खेतों में, और वो हमारे यहाँ सरकार ने पहले 200 रुपये का दिया। 200 रुपये बहुत कम है, लोगों का इतना सस्ता मिल रहा, और जरा डाल दो 100 रुपये का डाल दो यूरिया, हजार की इनकम है, उन्होंने यूरिया ही डालना शुरू कर दिया और सॉइल की ऐसी की तैसी कर डाली। लोगों ने कहा लोग तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने सोचा ये तो गलत है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखेंगे तो क्या होगा, वो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। लोग ये भी नहीं देखते कि आगे उनकी खेत किसी काम में नहीं रहेगी, फिर सरकार देखेगी बंजर जमीन है तो सरकार कैसे चलेगी। तो उन्होंने फिर वो जो 200 रुपये का यूरिया था वो 565 कर दिया। फिर से समझिए, पंजाब के लोगों को इन्होंने बिजली फ्री कर दी, किसानों को 300 यूनिट फ्री कर दी। तो अब किसानों ने कहा कि अब तो बिजली फ्री है, खेतों में पानी भर दो, मोटर तो चल रहा है। अब बोले चावल में तो बैठे बैठे दारू पियो, चावल अपने आप उग जाता है, बस कटाओ थ्रेशर से। तो इतने आलसी हो गए वही पंजाबी जो पहले दाल उगाया करते थे, अपने देश के लिए प्रोटीन उगाया करते थे, आज वो कहते हैं नहीं हमको तो चावल पे सब्सिडी चाहिए और जो भी हमें उस पर MSP दो 40 रुपये 50 रुपये का। तो आप ये देखिए सब्सिडी बहुत ज़्यादा देना भी खतरनाक है। राजस्थान को भी एक बार गहलोत सरकार पानी पे सब्सिडी दे चुकी है, यहाँ इतनी पानी की स्कैर्सिटी हो कि लोग पानी खेतों में भर भर के चावल उगाने लग गए, और जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल था सब खाली कर डाला। बोले जमीन का सब पानी निकाल डालो, खेतों में डाल डालो। इससे क्या होगा, जमीन का सब पानी निकल जाएगा तो क्या होगा बताओ, जमीन में ग्राउंड वाटर लेवल अगर वो हो जाएगा, जमीन में क्रैक पड़ जाएंगे। खेत को नीचे से भी नमी मिलती है ना, नीचे से ही नमी ना मिले तो क्या होगा। तो लोग इस एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर रिसोर्सेज आप सब्सिडी पे दोगे तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसलिए ज़्यादा सब्सिडी देना अच्छा है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे दे रही है। हो सकता है 2 रुपये किलो चावल देते हैं, वो अपने जानवरों को चावल खिलाने लग जाए, खाओ बेटा 2 रुपये किलो मिल, बात है कि नहीं? ये चीज़ होती है। अब जरा देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, so UNDP compares country on basis of PCI, medical facility, educational facility, educational facility and prepare, ये प्रिपेयर करता है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। इन HDR, HDI ऑफ इंडिया इज, सेंटेंस पूरा करो सुजैन। इनके आधार पे उसने HDR बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और उस HDR में HDI इंडिया का क्या निकला? 1 इंडेक्स। हम इंडेक्स में कहा था
समझ आएगा? ओके, क्रॉस इनरोलमेंट रेशो, यही सब डेफिनेशन ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, यही आती हैं। कितनी लिखा दी हैं? क्वेश्चन आंसर्स कुछ नहीं बनते इसमें, यही सब पूछा जाता है। एमसीक्यू ही आते हैं इसमें, एमसीक्यू पूछा जाता है इस चैप्टर का। नाउ टोटल एनरोलमेंट इन स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन, टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्कूल कॉलेजेस पर 100 स्टूडेंट, 100 में से कितने बच्चों ने अपना दाखिला लिया स्कूल में? वो नेट एनरोलमेंट, इनरोल करती हो ना अपने स्कूल में, जाती हो। कई बच्चे खेती में भी काम कर रहे होंगे, सब तो नहीं जाते हैं, तो 100 बच्चों में कितने स्कूल गए? टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्कूल या कॉलेजेस। ये ध्यान दीजिएगा, जो छोटे क्लास है वहाँ एनरोलमेंट रेशो ज़्यादा होगा। कई लोग 8वें में छोड़ दिए, और फिर कई लोग 10वें में छोड़ दिए, कई 12वें में छोड़ दिए, कई कॉलेज में छोड़े। हो सकता है जो एनरोलमेंट रेशो हो वो 100 में से 11 ही हो कॉलेज में। इंटर तक, 12th तक कितना होगा? हो सकता है 25 हो। हाई स्कूल, ज़्यादा बच्चे हाई स्कूल पढ़ेंगे, लेकिन हाई स्कूल के बाद क्या सब और 12th भी पढ़ेंगे क्या? हो सकता है वहाँ ड्रॉप आउट कर दे, नहीं अब घर का काम करो। कोई 12th तक पढ़ेंगे, कोई BSc तक पढ़ेंगे, कोई और। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो आगे चलते चलते ये गिरता चला जाएगा, नहीं? पर 100 स्टूडेंट्स, पर 100 जो भी है यंगस्टर्स ऑफ सेम एज। ध्यान दीजिए, हम सबको स्टूडेंट नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने एनरोल ही नहीं किया उनको स्टूडेंट बोल देंगे क्या? पर 100 यंगस्टर्स या चिल्ड्रंस ऑफ द सेम एज, जिस एज की हम बात कर रहे हैं उस समय का ग्रॉस एनरोलमेंट स्तर देखो। अगर किसी का यूनिवर्सिटी का ग्रॉस एनरोलमेंट स्तर बहुत अच्छा है तो वो पढ़ी लिखी कंट्री गई जाएगी। किसी का मान लो 50 आ गया ग्रॉस, 100 में 50 लोग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो क्या वो पढ़ी लिखी कंट्री नहीं है? और किसी में 1 ही 2 जा रहा है तो वो तो पढ़ी नहीं की जाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा दर, सो टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। ध्यान दीजिए, अगर हो सकता है हमारी प्रत्याशा दर जब हम पैदा हुए थे तो उस समय 60 थी, अब अभी कितनी हो गई? 77 हो गई है, 69 है। लेकिन उस समय जो हमारी दादी थी उनके 10 बच्चे पैदा हुए और 4 ही सर्वाइव किए, क्योंकि पहले जीवन प्रत्याशा दर तो देखा जाएगा ना कितने ज़्यादा मर जाते हैं। पहले लोगों के बच्चे बहुत मरते थे, और फिर अब आजकल एक्सपेक्टेंसी रेट हायर हो गया है, लोग कम मर रहे हैं। तो अगर सरकार डेवलपमेंट करेगी तो प्रत्याशा दर बढ़ती है, मेडिकल फैसिलिटी करती है, तो आगे आने वाले बच्चों की क्या प्रत्याशा दर अच्छी नहीं होगी? तो ये बदलती रहती है। अगर अच्छी फैसिलिटी दी जाए, कम्युनिकेशन दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये बढ़ेगी। और नहीं अगर सिस्टम हो तो कितने लोग हमारे यहाँ तो करीब 20 लाख लोग तो एक्सीडेंट में ही मारे जाते हैं हर साल। तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, now a process by which water, soil, air
सारी चीजें, ठीक है, गेट पॉल्यूटेड, ड्यू टू एक्सेसिव यूज, इनकी वजह से अगर होता है तो उसे ये चैप्टर खत्म हो गया, कल ज्योग्राफी करेंगे।